नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता हमने काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था। कल मैंने जो लास्ट आपकी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने काफी चीजों को बताया था कि किस तरीके से क्या क्या चीजें मेट्रोलॉजी में बेसिक चीजों को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक को आज हम लोग कवर कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कई तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बाद हम लोग कैलिब्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा आपके पहले चैप्टर की। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखें, कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको चीजें समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज जो सेशन है हमारा, उसमें सबसे हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। कि स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है बेटा? क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज मेजरमेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो जब भी हम लोग कोई चीज को मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड्स होती हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास कोई मानक होते हैं, उसका हम लोग यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साइजेस को या उसके पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम लोग यही पढ़ना है बेटा जो स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं। क्योंकि जो भी हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल मेजरिंग प्रोसेस में यूज में नहीं लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लीजिए बेटा, मापन की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के मानकों का उपयोग किया जाता है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है बेटा, कि जो हमारी मापन की प्रक्रिया जैसे हम लोग कहते हैं भाई मेजरिंग प्रोसेस है, उसको हम लोग सिंपल वे में, इजी वे में चलाने के लिए हम लोग कई क्लासेस में या हम लोग कई कैटेगरी में बांटते हैं बेटा, जिसमें 4 हम लोग ने लिखा बेटा, इसमें 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा है प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं प्रथम मानक। ठीक है बेटा, तो प्रथम मानक क्या होता है? मूल मानक। इसको हम लोग मूल मानक भी कहते हैं या बेसिक मेजरमेंट भी कहते हैं हम लोग, या हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड भी है। ये क्या होता है बेटा? देख लीजिए, ये मूल मानक है जिन्हें अत्यंत विशेष परिस्थिति में सावधानी पूर्वक रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब क्या होता है बेटा कि हमारे बेसिक मेजरमेंट होते हैं, हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेजरमेंट होते हैं, जो स्टैंडर्डली इनिशियली यूज में लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस में यूज में लेते हैं। हम लोग लिखा बेटा, इन्हें अत्यंत विशेष परिस्थिति में सावधानी पूर्वक रखा जाता है। इनका उपयोग सामान्य मापन प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये जो प्रोसेस है या ये जो मेजरिंग प्रोसेस है, जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग डायरेक्टली यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, इनका उपयोग सामान्य मापन प्रक्रिया में नहीं किया जाता, बल्कि इनकी सहायता से द्वितीय मानक बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मीटर होता है, यार्ड होता है, ये सब क्या होता है, लेंथ या लंबाई मेजरमेंट करते हैं या लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, हमारे प्राइमरी मेजरमेंट में आते हैं। तो इनको हम लोग नॉर्मल मेथड्स में यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, इनका यूज हम लोग डायरेक्टली या तो ये करते हैं कि जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम लोग द्वितीय मानक, इनको इनसे तुलना करने के लिए यूज में ले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, या हम लोग उसको किसी स्पेशल पर्पस के यूज में लेते हैं। तो इस तरह के जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रथम मानक या प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय मानक। यहाँ आपने लिखा हुआ बेटा, ये हमारा होता है द्वितीय मानक। ठीक है, तो द्वितीय मानक क्या होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये मानक मूल मानकों से लगभग सभी आधार पर समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मीन्स क्या होता है कि जो हम लोग अगर बेसिस की बात की जाए, जैसे डिजाइन की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए, ठीक है, मटेरियल की बात की जाए, उनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो उन सभी चीजों में क्या होते हैं, ये बेसिक जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड है उनके तुलना में क्या होते हैं, एकदम लगभग सेम होते हैं, समान होते हैं। ठीक है बेटा, इनकी समय समय पर मूल मानक से तुलना की जाती है। अभी इसी बात अभी मैंने बताया था, अभी प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या बताया था बेटा हमने कि हम लोग इसकी जो तुलना करते हैं वो द्वितीय मानक से करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड से। तो यहाँ पे भी जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं हम लोग, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनकी भी हम लोग तुलना कैसे करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, जैसे मीटर है, यार्ड है, इन लंबाई मेजरिंग करते हैं, इनसे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है ना, अब कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि बेटा क्या उसमें एरर्स है कि नहीं है, कितना गलतियां हैं, कितना सही है, कितना खराब है, ये सब चीजें हमें क्या होंगी इसमें पता चलेंगी। ठीक है ना, यदि कोई त्रुटि हो तो उसे नोट कर लिया जाता है। तो अब ऑब्वियस बात है बेटा, अगर कोई एरर्स होंगे तो हम लोग उसे नोट कर लेंगे। प्रथम मानक के खराब होने पर द्वितीय मानक का ही उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब प्राइमरी मेजरमेंट करते हैं तो प्राइमरी मेजरमेंट भी हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजों का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर उसमें कोई एरर होती है तो एरर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट आता है जो तीसरा है तृतीय मानक, जिसे हम लोग कहते हैं टर्सरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा तृतीय मानक। ठीक है, तृतीय मानक जिसे हम लोग कह रहे हैं टर्सरी स्टैंडर्ड्स। तो टर्सरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये मानक मानकों की श्रेणी के पहले मानक हैं जिन्हें कार्यशाला या प्रयोगशालाओं में अन्य कार्यकारी मानकों के लिए संदर्भ
के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक बेटा, तो टर्शरी स्टैंडर्ड मींस हम लोग के जो तृतीय मानक होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये एक तरह से इनको डायरेक्टली यूज में नहीं लेते हैं। मतलब हम लोग जब हम लोग ये जैसे ये है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं, ये जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों का यूज करते हैं, एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्हें हम लोग कार्यशाला में, वर्कशॉप में या हम लोग लैब्स में इन चीजों का यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये जो हमारा टर्सरी स्टैंडर्ड है ये क्या है, ये हमारा मानकों की श्रेणी का ऐसा मानक है जिसकी तुलना में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई हमारे तीनों स्टैंडर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड्स हमारे हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स हैं वर्किंग स्टैंडर्ड्स। तो वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये तीनों मानकों से मिलते जुलते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मींस क्या होते हैं, वर्किंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमारे कार्यकारी मानक होते हैं, इसको लिख लीजिए बेटा आप लोग, कार्यकारी मानक। ठीक है बेटा, कार्यकारी मानक या हम लोग कहते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये जो मानक होते हैं हमारे लगभग ये तीनों मानक हम लोगों ने लिखे बेटा, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड और टर्सरी स्टैंडर्ड्स, इन तीनों स्टैंडर्ड से मिलकर लगभग सेम बनाए जाते हैं। ठीक है, परंतु मूल्य कम रखने के लिए इन्हें निम्न ग्रेड की धातु के से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग ये वर्किंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड्स ही हमारे क्या होते हैं, मेन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको हम लोग यूज करते हैं एज अ रेफरेंस तीनों स्टैंडर्ड्स में यूज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो वर्किंग स्टैंडर्ड्स हमारे इस तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग को यूज किया जाता है एज अ रेफरेंस के लिए। ठीक है बेटा, लेकिन जो हम लोग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं इनमें क्या करते हैं हम लोग, ये मानक जो बनाए जाते हैं वो तो तीनों इन तीनों से मेल खाते ही हैं, लेकिन जो हम लोग मानक बनाते हैं इनमें कुछ हम लोग क्या करते हैं, लोअर ग्रेड के मेटल्स का यूज करते हैं, लोअर ग्रेड की क्वालिटी का यूज किया जाता है, जिससे हम लोग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हम लोग के तैयार होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों मानकों से मिलते जुलते बनाए जाते हैं, परंतु मूल्य कम रखने के लिए इन्हें निम्न ग्रेड की धातु से बनाया जाता है। इनका उपयोग मापने की प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है बेटा, मेजरिंग जो हमारे लैब्स होती है, मेट्रोलॉजी लैब होती है, उनमें हम लोग चीजों का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोगों को चीजों क्लियर हो गया। बहुत बेसिक चीजें हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, 4 टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं और चारों स्टैंडर्ड्स कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चीजें क्लियर हो रही। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है कैलिब्रेशन। ठीक है बेटा, अब कैलिब्रेशन क्या होता है, ये जो टर्म होता है ये कहाँ यूज किया जाता है, ये टर्म जो भी होता है ये हमेशा जो हम लोग के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या गेजेस होते हैं या मेजरिंग प्रोसेसेस होते हैं, उनमें हम लोग इस कैलिब्रेशन का यूज करते हैं। और जितने भी हमारे पास यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके लिए ये कैलिब्रेशन यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ना कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो चीज प्रोडक्ट के यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, उसके लिए कैलिब्रेशन होता है, ना कि ये प्रोडक्ट के लिए होता है कि प्रोडक्ट के साइजेस को मेजर कर रहा है, प्रोडक्ट के डायमेंशंस या प्रोडक्ट के पैरामीटर्स को मेजर कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो कैलिब्रेशन हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेट्रोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गेजेस होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो कैलिब्रेशन की बात की जाए, कैलिब्रेशन देख लीजिएगा, किसी कार्यशाला या उत्पादन केंद्र में विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र और गेज उपयोग में लाए जाते हैं। और ऐसी बात है, जो हम लोग जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है या कहीं पे प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनमें जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको चेक करने के लिए, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग कई सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। तो जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो उनमें क्या होता है कि कुछ गेजेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज किए जाते हैं, वो क्या होता है बेटा, धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ हमारे क्या होते हैं, खराब होने शुरू होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में जो प्रॉब्लम होती है उनको स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं, तो उसमें जो एरर्स होती है उस एरर को जो रिमूव किया जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिएगा, किसी कार्यशाला या उत्पादन केंद्र में विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र और गेज उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए समय समय पर मापन यंत्रों और गेजों की जांच की जानी चाहिए। इसमें कार्यशाला में विभिन्न में कार्यकारी मानकों के साथ मापन यंत्रों और गेजों से तुलना की जाती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्यशाला में कार्यकारी मानक से साथ जो हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और अगर उस कंपैरिजन करने के बाद अगर उसमें कुछ एरर्स आती है तो एरर्स को हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे नोट कर लिया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इस जो एरर्स को रिमूव करते हैं ना बेटा, जो डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड से और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में, उन्हीं एरर्स को जो रिमूव करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन। अब बेटा क्या होता है, जो कैलिब्रेशन होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट में किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, लगभग हम लोग 1 मंथ के अप्रोक्सीमेट, या हम लोग कहते हैं 3 मंथ के अप्रोक्सीमेट, या हम लोग कहते हैं 6 मंथ के अप्रोक्सीमेट कैलिब्रेशन जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का करते हैं
इतने समय अंतराल के बाद 1 मंथ हो गया, 3 महीने, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब कैलिब्रेशन करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट का, तो इसे हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस उस इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, हमेशा हम लोग जब प्रोडक्ट की जांच करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और जब इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो उसको जो ठीक करते हैं, जो एरर्स को रिमूव करते हैं, उसी को सीधी बात होती है कैलिब्रेशन करते हैं, और कैलिब्रेट करके उसको सही से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है बेटा कि हम लोग अगर कैलिब्रेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मेट्रोलॉजी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे सही रहेंगे, और उसके कारण जो एरर्स है वो प्रोडक्ट में नहीं आएंगी। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सबका कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा है इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है बेटा। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, जैसे देखो बेटा क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में बात करते हैं तो कई तरह के प्रोडक्ट्स हमारे बनाए जाते हैं। तो एक जो कंपनी है बेटा, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कार बना रही है या कोई बाइक बना रही है, तो उसके क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स को बनाना पड़ता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के बाद उसको असेंबल करना पड़ता है। ठीक है ना। लाइट हो गया, व्हील्स हो गए, कई सारे पार्ट्स हो गए, सीट हो गई, ये सारे पार्ट्स को बनाना पड़ता है और सारे पार्ट्स को जोड़ना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है। अब क्या होता है, कोई ये कंपनी ये सारे काम तो नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि ये क्या होगा, मल्टीपल कंपनीज, कई सारी कंपनीज मिलकर बनाएंगी प्रोडक्ट को। ठीक है। कोई कुछ पार्ट बनाएगी बाइक का, कोई और पार्ट बनाएगी, तो सारे पार्ट्स को फिर असेंबल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन सबको एक जगह ला के इकट्ठा करना पड़ता है एक कंपनी में, और फिर वो उसके बाद उसको असेंबल करना पड़ता है। तो जब ये पार्ट असेंबल होते हैं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट पर आसानी से फिट हो जाते हैं। तो ये जो होता है बेटा, ये जो प्रोसेस होती है कि कई डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ असेंबल करना और आसानी से एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ ज्वाइन करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। इंटरचेंजेबिलिटी देख लेना बेटा, किसी असेंबली प्रक्रिया का वह गुण जिसके कारण दो अवयवों को विभिन्न भागों को एक दूसरे में आसानी से फिट हो सके, अंतर परिवर्तनीयता कहते हैं। तो इसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, मतलब आसानी से एक दूसरे के साथ फिट हो सके। इंटरचेंजेबिलिटी का बेटा कंसेप्ट इसीलिए आएगा ताकि जब हमारा कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए, कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ जाए, तो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके या उस प्रोडक्ट के पार्ट, मान लीजिए कि प्रोडक्ट में कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उस पार्ट को हम लोग आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं इंटरचेंजेबिलिटी के कारण। सेम उसी साइज का प्रोडक्ट को हम लोग बना के नया लेके आएंगे और उसको हम लोग उसी पार्ट में फिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड। तो जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें, किसी बल्ब होल्डर में किसी भी कंपनी का बल्ब आसानी से फिट हो जाता है। ऑब्वियसली बात, आप लोगों ने देखा बेटा, आप लोग अपने घरों में बल्ब होल्डर लगा होता है, बल्ब होल्डर में अगर आप किसी भी कंपनी का अगर बल्ब लेके आते हैं, ठीक है ना, या CFL लेके आते हैं या कोई भी चीज लेके आते हैं, तो अगर वो आसानी से फिट हो जाता है। क्यों फिट हो जाता है बेटा, क्योंकि जब कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट बना रही है लगभग ऐसा प्रोडक्ट बनाती है कि जो आसानी से बल्ब होल्डर के अंदर बल्ब फिट, मतलब दो पार्ट आसानी से एक दूसरे के अंदर फिट हो सके। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। जैसे हम लोग ब्रेक शू बनाते हैं, माइक्स के ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक शूज होते हैं, तो ब्रेक शूज क्या होते हैं, वो आसानी से फिट हो सकते हैं, किसी भी कंपनी का हम लोग ले आके आसानी से फिट कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इंटरचेंजेबिलिटी कंसेप्ट बहुत अच्छा है। मास प्रोडक्शन जब होता है तो इसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है ना। अंतर परिवर्तनीयता के अंतर्गत किसी असेंबली का कम कीमत पर अधिक से अधिक उत्पादन संभव है। ठीक है फ्रेंड। तो ये ऑब्वियस बात है कि भाई कम से कम कीमत पर हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, और ये जो अंतर परिवर्तन इंटरचेंजेबिलिटी है, ये आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया ये चीज को। इंटरचेंजेबिलिटी बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये जरूर पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में बेटा, ये जरूर चीज पूछी जाएगी कि इंटरचेंजेबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो एक मैंने पूरा डेफिनेशन बता दी, साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया, तो एक आध डेफिनेशन आप लोगों को भी इजिली आसानी से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है एरर्स इन द मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। ठीक है ना। मापन में त्रुटि क्या होती है। ठीक है फ्रेंड। तो मापन में त्रुटि क्या होते हैं बेटा, जब हम लोग मेजर करते हैं वैल्यू को, जब हम लोग कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं या कोई डायमीटर मेजर करना है, कोई चीज मेजर करना है, तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू होती है और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस लेंथ की, तो उसके बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं एरर्स। ठीक है ना। किसी अवयव के मापित मान, मतलब मेजर्ड वैल्यू जो मेजर करी हमने वैल्यू, और वास्तविक मान जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। तो अब इसी बात है, एरर्स होता है हमेशा, एरर्स मेजरमेंट में जरूर आती है और हमेशा एरर्स होती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए बेटा कि जब भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो उसमें एरर्स को कम से कम किया जाए। ठीक है ना, ताकि एरर्स ना हो। अगर एरर्स होंगी तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। तो हमेशा क्या किया जाता है, जब भी मेट्रोलॉजी कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा, मापन प्रक्रिया जो पढ़ाई जाती है, मेट्रोलॉजी मेजरिंग प्रोसेस पढ़ाई जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, एरर्स को कम से कम करने की कोशिश किया जाए। अब जो एरर्स होते हैं बेटा वो कई टाइप्स के होते हैं।
ठीक है बेटा। मापन की त्रुटियों को दो वर्गों में बांटा जाता है। जो दो वर्ग होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कंट्रोलेबल एरर्स, दूसरा होता है रैंडम एरर, जिसे हम लोग कहते हैं अनकंट्रोलेबल एरर्स। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, नया दूसरा नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, अनकंट्रोलेबल एरर्स। ठीक है बेटा, ये नाम से बेटा क्लियर हो रहा है, नाम बता रहा है कंट्रोलेबल एरर्स, मतलब जो एरर्स को कंट्रोल किया जा सकता है वो हमारी कंट्रोलेबल एरर्स होंगी। अनकंट्रोलेबल या रैंडम एरर्स मतलब जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, या रैंडम एरर्स मतलब रैंडमली कोई एरर आ जाती है। तो ये नाम से बेटा क्लियर हो रहा है। कंट्रोलेबल एरर मींस किसी मापन प्रणाली की वह त्रुटियां जिसके परिमाण और संवेदना को नियंत्रित किया जा सकता है। मींस उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो एरर्स हो रही है उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, या उसकी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिंग है, एलिमेंट है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो एरर्स है वो हमारे कहलाए कंट्रोलेबल एरर्स। ठीक है बेटा, इस प्रकार की त्रुटियों का अध्ययन करके हम लोग कम किया। जैसे कैलिब्रेशन एरर्स होती है, एरर ड्यू टू एम्बिएंट कंडीशंस, वातावरण में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके कारण जो एरर्स होती है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। या कैलिब्रेशन एरर जो कि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होती हैं। तो इस टाइप की जो एरर्स होती हैं जो कि हम लोग इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी एरर्स हमारी किसके अंदर आई? कंट्रोलेबल एरर्स के अंतर्गत आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो एरर्स को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और रैंडम एरर्स कौन सी होती है? जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इस प्रकार की त्रुटियां कभी भी हो सकती हैं, इनका पूर्वानुमान करना संभव नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये जो रैंडम एरर्स होते हैं ये कभी भी हो सकते हैं, किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। इनका हमें अनुमान लगाना कि भाई कब एरर्स होगी कब नहीं होगी ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है ना, ये त्रुटियां जिन कारणों से होती है उन्हें व्यक्तिगत कारण, ठीक है ना, पर्सनल रीजन हो सकते हैं। जैसे हम लोग कोई पर्सन काम करता है, काम करते करते थक गया, तो थकने के कारण वो कुछ प्रॉब्लम उसमें प्रोडक्ट में आ गई। ठीक है बेटा, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाने के कारण, पर्सनल रीजन, किसी वर्कर की पर्सनल रीजन के कारण प्रॉब्लम आ जाना, या बाहरी कारण जैसे प्रकाश कम हो जाना, लाइट कम हो जाती काम करते करते, या ध्वनि अधिक हो जाना, साउंड ज्यादा हो जाना। ठीक है ना बेटा, तो ये ऐसी चीजें हैं बेटा जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, एकदम से सडनली लाइट आ रही, ठीक है ना, और त्रुटिपूर्ण मापन, या हम लोग किसी यंत्र के द्वारा गलत मापन कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारा चीज किसमें आता है? रैंडम एरर्स मींस। ठीक है बेटा, मतलब कंट्रोलेबल एरर वो एरर्स होंगे जिनको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, हमें पता होता है बेटा इस टाइप की एरर्स हो सकती हैं, इन सब एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर्स कौन सी एरर्स होती है? जिनको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। सडनली हवा चलने लगे बेटा, हम लोग काम कर रहे हैं, मेजरिंग कर रहे हैं और हवा चल जाए तो हवा के कारण जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, डिफ्लेक्शन हमारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा? इन सब चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो जो मुश्किल एरर्स होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो रैंडम एरर्स होती हैं। बाकी ये बहुत ही बेटा इजी कंसेप्ट है और आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड, तो लगभग मैंने क्या किया, आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। ऑलमोस्ट मैंने सारा इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया। तो फ्रेंड्स यहां तक की था आपका जो इंपॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर था उसमें इन्हीं चीजों को डिस्कस किया गया। यही सिंपल चीजें हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जैसा मैंने लिखा बेटा एज इट इज आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरह से मैंने आपको जो लिखवाया ये पूरा नोट्स ही है जो आपके एग्जाम में काम में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद ये जो चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग नए कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं और ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। इसके बाद जो हम लोग जब वीडियो बनाऊंगा मैं आगे चल के, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो आप वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोग देख सकें और आपके अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।